हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं मौर्य काल की कला के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम सिंधु सभ्यता से जुड़े कलात्मक भवन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा, क्योंकि सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा था। तो हड़प्पा से प्राप्त विशाल अनागार। हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग टीले में रावी नदी के तट पर 12 धान्य कोठार मिले हैं, यानी धान्य मतलब धान को रखने के लिए कोठार, जिनमें गेहूं एवं जौ के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक स्नानागार, जिसकी लंबाई 39 फीट और चौड़ाई 27 फीट व ये 8 फीट गहरा था। इतिहासकारों का मानना था कि धार्मिक आयोजन के समय यहाँ सामूहिक स्नान का महत्व माना गया। यह दुर्ग टीले में निर्मित इमारत थी। इसमें अलग कक्ष भी बने हुए थे जहाँ कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था होती थी, और जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक स्थल कहा। सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना जो कि प्रसिद्ध रही थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसका नगर निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार होता था। सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, मुख्य सड़क चौड़ी होती थी। सड़कों का समकोण पर काटना ऑक्सफोर्ड सर्किल कहलाता था। मकान के दरवाजे एक दूसरे के सामने आमने सामने गलियों में खुलते थे और मकानों से गंदा पानी निकलने की व्यवस्था होती थी, नालियों की। और इस प्रकार मकान ईंटों से सुनियोजित ढंग से बनाए गए थे। लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा, जिसे डॉकयार्ड कहा गया, यहाँ से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। लोथल एक बंदरगाह नगर था। धोलावीरा से प्राप्त स्टेडियम, यह विश्व का प्राचीनतम स्टेडियम है, जिसके साक्ष्य हमें धोलावीरा से मिले हैं। तो ये जो इमारतें हैं या ये जो भवन हैं, ये सिंधु सभ्यता के कलात्मक नमूने माने जाते हैं। और अब हम बात करेंगे मौर्य काल की कला के बारे में। मौर्य काल में कला के दो पक्ष थे, एक राजकीय कला, दूसरी लोक कला। तो पहले हम राजकीय कला जो राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आएगा अभिलेख। अभिलेखों में भी आता है शिलालेख, स्तंभलेख अथवा गुहालेख। तो वन बाय वन हम यहाँ डिटेल से उनके बारे में बात करेंगे। तो अभिलेख, अशोक ने सबसे पहला अशोक ही ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों को लिखने की प्रथा प्रारंभ की, और वह अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित करता था। और इसकी प्रेरणा उसे ईरान के शासक दारा फर्स्ट से मिली थी। और अशोक के अभिलेखों को 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर ने सबसे पहले पता लगाया था दिल्ली में अशोक के स्तंभों का। और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ा था। अभिलेखों की बात करें तो अभिलेखों में आता है शिलालेख। अशोक ने 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया, और इन शिलालेखों में अशोक ने अपने धम्म की विस्तार से चर्चा की है। स्तंभ लेख भी अशोक के द्वारा बनवाए गए थे, जिनमें जो प्रसिद्ध स्तंभ लेख है वह है सारनाथ का स्तंभ लेख। इसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं। यह एमपी के सारनाथ नगर में स्थित है, जिसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व में निर्मित करवाया। यह स्तंभ एकाश्मक पत्थर से निर्मित है। यह पत्थर चुनार, और जो कि यूपी में है, यूपी के पीले पत्थरों से निर्मित है। इस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि से 7 लाइनें अंकित है। यह स्तंभ नीचे से चौड़ा तथा ऊपर से पतला है, और इसका आधार स्वतंत्र रूप से टिका हुआ है। इस स्तंभ के फलक पर पशु मूर्तियां बनी हुई है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हैं। इसके अलावा और भी कई स्तंभ है जो कि अशोक के द्वारा निर्मित हैं, जैसे रामपुरवा स्तंभ लेख, इसके फलक पर बैल का शीर्षक है। संकीसा का स्तंभ लेख, इसके फलक पर हाथी का शीर्षक है। सांची का स्तंभ लेख, जिसके फलक पर 4 सिंह का शीर्षक है। लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख, इसके फलक पर भी 4 सिंह का शीर्षक है। लोरिया अरराज का, जिसके शीर्षक है गरुड़। और बात करें गुहा अभिलेखों की, तो अशोक तथा
दशरथ के द्वारा बराबर की पहाड़ियों में गुहा अभिलेखों का निर्माण करवाया, जो कि बिहार में स्थित है। और उनमें भी 4 गुफाएं अशोक के द्वारा निर्मित हैं बराबर की पहाड़ियों में, और 4 गुफाएं दशरथ के द्वारा निर्मित हैं। ये इस प्रकार है: कर्ण चौपड़ गुहा, सुदामा झोपड़ी गुहा, विश्व झोपड़ी गुहा, ये अशोक के द्वारा निर्मित है। लोमश ऋषि, गोपिका, वापी और पथतिक, ये दशरथ के द्वारा निर्मित गुफाएं हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर अभिलेख अंकित हैं और ये गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है। राजप्रसाद की बात करें तो पाटलिपुत्र नगर में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद व अशोक के राजप्रसाद शान और शौकत से भरपूर है। मैगस्थनीज के अनुसार इन राजप्रसादों की शान और शौकत का मुकाबला सूसा के राजप्रसाद भी नहीं कर सकते। और फाइयान का मानना है कि इन राजप्रसादों का निर्माण मानव के द्वारा नहीं अपितु देवताओं के द्वारा किया गया है। इन राजप्रसादों को प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है, जिन्होंने 1914 व 15 ईस्वी के दौरान इनकी खुदाई करवाई। और ये जो राजप्रसाद हैं ये लकड़ी से निर्मित है। और इसके अलावा मौर्य काल में काष्ठ के स्थान पर पाषाण का प्रयोग किया जाना प्रारंभ हुआ था, अतः इस युग को भारतीय कला को चिर स्थायी बनाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि पत्थर पर निर्मित कोई भी चीज हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है, वह स्थायी हो जाती है। इसीलिए मौर्य काल को भारतीय कला का चिर स्थायी काल माना जाता है। स्तूपों की बात करें तो दूसरी सदी में पर्वतों को काटकर वहां बौद्ध धर्म के अनुयायियों की अस्थियों को हर्मिका नामक एक पेटी में रखा जाता था, और बाद में उन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे तथा पूजा करते थे। जिन गुफाओं में अग्नि से पूजा होती थी उसे चैत्य कहा जाता था, और जिन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उन्हें विहार कहा जाता था। इसके अलावा विहार गुफाओं के बाहर भी बनते थे। चैत्य में एक बड़ा कमरा होता था जिसमें बौद्ध भिक्षु एकत्रित होते थे, और कमरे के दूसरे छोर पर स्तूप बना होता था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्मिका, चैत्य और विहार या स्तूप, ये तीनों चारों ही इम्पोर्टेंट है। ये स्तूप किसे कहते हैं? जहाँ बौद्ध भिक्षु की अस्थियां रखी जाती है। चैत्य, जहाँ स्तूपों के अंदर अग्नि से पूजा हो, उन्हें चैत्य कहा जाता था। विहार, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हों। इस प्रकार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। और स्तूप की परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ भी होता था। स्तूप के अर्धगोलाकार भाग को अंड कहा जाता था। भारतीय स्तूपों में एकमात्र अमरावती का स्तूप जो कि अलंकृत है, बाकी सब अनअलंकृत है। अशोक के शासनकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। गौतम बुद्ध की अस्थियों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जो कि इस प्रकार है: राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलक्रम्य, जावा, कुशीनगर, रामग्राम और बैठ द्वीप। इसके अलावा और भी स्तूप हैं, जैसे सांची का, सारनाथ का, धमेक, अमरावती, धर्मराजिक और भरहुत। हमें मेन जो स्तूप है उसके बारे में ध्यान रखना है। जैसे सांची का स्तूप, तो बात करें सांची के स्तूप की, ये सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंटों से निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र है। सांची के स्तूप की ऊंचाई 77.5 तथा व्यास 121 फीट है। यह स्तूप लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके खंभों तथा फलकों पर सुंदर आकृतियां अलंकृत है। तोरण द्वार पर यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं। मैंने आपको PDF में सांची स्तूप का चित्र भी भेजा है, आपने देखा भी होगा। अमरावती का भी देखा होगा, अमरावती में किस प्रकार की चित्र बने हुए हैं उसको अलंकृत करने के लिए। सारनाथ का स्तूप, यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 तीर्थ स्थानों में से एक है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य 1815 ईस्वी में कर्नल कैकेंजी और 1835 से 36 ईस्वी में कनिंघम ने करवाया था। यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये सारे तो जो भी स्तूप, विहार, चैत्य या अभिलेख, शिलालेख
ये सब राजकीय कला के अंतर्गत आते थे, जो राजाओं के संरक्षण में विकसित होते थे। और अब हम बात करेंगे लोक कला के बारे में। लोक कला जिसमें ज़्यादातर मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मूर्तियों में भी बड़ी मूर्तियाँ, छोटी मूर्तियाँ और इसके अलावा अन्य मूर्तियाँ भी थीं, जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति अष्ट धातु से निर्मित। और बड़ी मूर्तियों में थी धूली व कालसी की हाथी की मूर्तियाँ बड़ी बड़ी आकार में, और छोटी मूर्तियों में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ, और वेसनगर की स्त्री की मूर्ति, राजघाट की त्रिमुख यक्ष की मूर्ति, लोहानीपुर की मूर्तियाँ, सारनाथ की मूर्तियाँ, अमरावती की मूर्तियाँ, और इसके अलावा गांधार शैली में निर्मित बौद्ध मूर्तियाँ। गांधार शैली और मथुरा शैली में निर्मित बौद्ध मूर्तियों के बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में डिटेल से दे रखा है। तो ये तो थी लोक कला, जिसमें बौद्ध मूर्तियों की निर्माण हुआ था, या इसके अलावा दूसरी मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मैंने आपको पीडीएफ के अंदर मूर्तियों को भी दिखाया है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ और बेसनगर की स्त्री की मूर्ति। और इसके अलावा अशोक ने 2 नगर बसाए थे, क्योंकि ये मौर्यकालीन थे, इसीलिए हमें इन नगरों को ध्यान में रखना है। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में, ललित पाटन जो कि नेपाल में। और इस प्रकार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नोट्स को कंप्लीट कीजिए, वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और घर पर रहकर सेफ रहिए। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।